हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी और तैयारी को अब धार देने का समय आ गया है। और कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि बंदे से खुदा पूछे बोल तेरी रजा क्या है। तो अब आपको इतना जोश उत्साह और उमंग के साथ में आपको पढ़ना है और समाज को और जो आपके आस पड़ोसी हैं उनको दिखा देना है कि हम भी कांस्टेबल बनकर दिखा देंगे। जो 18 फरवरी को पेपर होगा उसमें हम जी जान से लगे पड़े हैं। ठीक है, तो बिना समय गंवाए आज हम तीसरा प्रैक्टिस सेट पेपर कर रहे हैं और इसमें जो प्रश्न रखे गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। मेरा अनुभव इसमें जुड़ा हुआ है। तो अब हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, नानी के आगे ननिहाल की बातें, मुहावरे का सही अर्थ होगा। ठीक है, मुहावरा दिया है, इसका सही अर्थ पूछना है कि क्या हो सकता है। चार विकल्प यहाँ पे रखे हुए होते हैं आपके सामने, इसमें से सही आपको खोजना होता है। तो पहला है अज्ञानी व्यक्ति के आगे ज्ञान की बातें करना। ठीक है, दूसरा है अनुभवी व्यक्ति के आगे बेवकूफी की बातें करना। तीसरा है अधिक ज्ञान वाले के आगे अपने ज्ञान की सीखी मानना। और चौथा है नानी के पास जाकर अपनी माँ की शिकायत करना। तो चौथा विकल्प शायद हो सकता है सही हो, क्योंकि बच्चे को मारती हैं तो माँ वहाँ पे शिकायत करते हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर नानी के आगे ननिहाल की बातें का मतलब होता है कि अधिक ज्ञान वाले के आगे अपने ज्ञान की सेखी मानना। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका सी बनेगा। सी आंसर यहाँ पर इसका होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका सही आंसर है सी। कौन सा? अधिक ज्ञान वाले के आगे अपने ज्ञान की सेखी मानना। नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। तू उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? यहाँ पर एक उपसर्ग दे रखा है दू, और इसमें अब उपसर्ग देखना है कि किस में नहीं लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पर जो है दू उपसर्ग है, तो यहाँ पर संधि का समन्वय यहाँ पर होगा। और संधि का जब समन्वय होगा तो यहाँ पे शब्द देखना होगा हमें। तो यहाँ पर जो है दू का हम जो विसर्ग का इसका जो हम राम में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इसमें राम में परिवर्तन इसका यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है देखो, दुर्गम शब्द का अर्थ है, दुर्बल शब्द का अर्थ है, दुर्दिन शब्द का अर्थ है, लेकिन दुलारा शब्द का अर्थ नहीं है। तो यही आपका आंसर होगा, इसमें उपसर्ग नहीं है। बाकी इन तीनों में शब्द है का अर्थ निकलना है। देखो दू का हम जो है विसर्ग का हम राम में परिवर्तन कर लेते हैं ना, विसर्ग का राम में परिवर्तन करा है हमने। तो यहाँ पर ये ऊपर जो रेफ वाला रा लग रहा है हमारा, तो ये शब्द बन गया। देखो कम शब्द का अर्थ है लास्ट में, ठीक है, बल शब्द का अर्थ है और दिन शब्द का अर्थ है, लेकिन लारा शब्द का अर्थ नहीं है। लारा शब्द का अर्थ नहीं है, तो यहाँ पर ये उपसर्ग नहीं लगा हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। तीसरे प्रश्न की देखते हैं। किस प्रश्न में, ठीक है, इसमें से किस समूह में सभी शब्द रंग के पर्यायवाची हैं? रंग के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रंग मतलब गरीब व्यक्ति के लिए कहते हैं कि पहला दे रखा है दरिद्र, कंगाल, रंध्र या रक्षा। दूसरा दे रखा है कंगाल, अकिंचन, धनवान, दरिद्र। ठीक है, फिर दे रखा है दरिद्र, कंगाल, निर्धन, अकिंचन। फिर दे रखा है धनधान, धनहीन, निर्धन या कंगाल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो धन धान नहीं होता है, तो ये तो विकल्प यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, इस वाले को देखते हैं कंगाल अकिंचन, तो धनवान तो रंग का नहीं होगा, तो ये विकल्प भी यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होता है। ठीक है, दरिद्र, कंगाल, रंध्र नहीं होता। ठीक है, रक्षा नहीं होता, तो ये दो विकल्प यहाँ से हट जाएंगे। सही विकल्प आपका क्या बनेगा? सी बनेगा। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को समझ भी सकते हैं कि विकल्प हमारे जो दे रखे हैं उन चारों विकल्पों को सरसरी नजर से आपको देखते हुए भी चलना है। तो विकल्प जो है देखो, अगर आप रिटन में आपसे लिखवाए तो वहां पर तो वो होता है कि शब्द थॉट आना बहुत पॉसिबल नहीं होता, लेकिन विकल्प के अनुसार आपने अगर पढ़ा है तो आप उसका आंसर इजीली खोज लेंगे। बस थोड़ा दिमाग को स्थिर रखने की जरूरत है और विकल्प से वहां पर आंसर आपके निकल के आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? तो यहाँ विकल्प दे रखा है विभाव कही जाती हैं, आलम्बन कही जाती है, अनुभाव कही जाती हैं या उद्दीपन कही जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना, ये जो है रसोत्पत्ति में, रस की उत्पत्ति में आश्रय, ठीक, आश्रय होता है आधार, बेस। ठीक है, तो ये क्या कहलाती हैं? तो ध्यान रखना ये क्या कहलाती हैं बच्चों? अनुभाव कहलाती हैं। ठीक है, अनुभाव क्या होते हैं? मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टा अनुभाव कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं।
अगले प्रश्न की ओर। पाश्चात्य शब्द का विलोम होगा। पाश्चात्य मतलब होता है पिछला, पुराना, ठीक है। तो इसका दे रखा ए परिष्कृत, दूसरा पारदर्शी, सी पौरस्त्य और डी पुलस्त। तो इसका सही आंसर होगा पौरस्त्य, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला, यानी कि बहुत सीमित सा भोजन करने वाला। जैसे तुमने देखा होगा कि जो कम रात के समय में जो है कम ही भोजन खाना चाहिए हमें, और अगर हम ज्यादा भोजन खा लेंगे तो हमें नींद ज्यादा आएगी, ठीक है। तो कम भोजन खाना चाहिए। और विद्यार्थी के लिए भी कहा गया है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिंद्रा तथेपचा अल्पाहारी। अल्पाहारी मतलब कम खाने वाला, ठीक है। गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणा। तो ये कहा जाता है। तो वहां पर कम खाने वाले के लिए कहा जाता है कि आपको कम खाना चाहिए। आप भी विद्यार्थी हैं तो आपको भी थोड़ा कम खाना है, हल्का मतलब खाना है लेकिन कम खाना है। ज्यादा रोटी खा के नहीं पढ़ने बैठना, नहीं तो आपको फिर निद्रा आने लग जाएगी और आप ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे। अगर खाना है तो अगर कोई हैवी चीज खानी है तो 4-5 बजे करीब में आप खा लो, और बाद में फिर हल्का लिक्विड फॉर्म में कोई आप चीज लेते रहो तो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा मितव्ययी। मितव्ययी होता, मित व्यपी लिखा गलत है। मितव्यय व्यप होता है, नहीं होता। मितहारी होता है, ठीक है। मितहारिन नहीं होता, ठीक है। तो सही आंसर होगा मितहारी। मितव्ययी जो शब्द है व्यपी लिख रखा है, मितव्ययी। मितव्ययी होता है बेटा कम खर्च करने वाला। ये ऐसे होगा, लेकिन पी बना हुआ है तो यहाँ पर ये विकल्प तो होगा नहीं। मितव्ययी जो कहते हैं कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम देखते हैं। हिमालय के आन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं, तो यानी कि प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ए विकल्प दे रखा है रामधारी सिंह दिनकर, बी दे रखा है माखनलाल चतुर्वेदी, सी दे रखा है जयकर शंकर प्रसाद और डी दे रखा है मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? सी जयशंकर प्रसाद है। और ये हिमालय के आंगन में एक शीर्षक है, उससे कविता इनकी ली गई है, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद जो है, ये जयशंकर प्रसाद जो कवि जो हैं, ये बेटा छायावाद के आधार स्तंभ में आते हैं, ठीक है। जो छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं उनमें आते हैं, जिनमें पंत, त्रिषाद, निराला और वर्मा, ये 4 लोग छायावाद के आधार स्तंभ में आते हैं। और छायावाद अपने समय का एक अच्छा वो है, और इनकी एक रचना है कामायनी, जो बड़ा ही श्रेष्ठ महाकाव्य है। 15 उसमें सर्ग हैं, और 15 जो सर्ग हैं उसमें बड़े अच्छे सर्ग हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। विनय और व्यंग्य उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ए दे रखा है प्रश्नवाचक, बी दे रखा है विस्मय बोधक, सी दे रखा है पूर्ण विराम और डी दे रखा है अल्प विराम। तो देखो, प्रश्नवाचक चिन्ह का जब प्रयोग करते हैं जहां प्रश्न किया जाता है, जैसे अंग्रेजी में WHO फैमिली होती है, कौन, क्या, कहाँ, ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स के साथ तब प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग ये है, विस्मयादि चिन्ह हमारा ये है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहां पर कोई आश्चर्य या हर्ष की बात कही जाती है, ठीक है। पूर्ण विराम वहां लगाते हैं जहां वाक्य पूर्ण हो जाता है, ठीक है। और अल्प विराम क्या होता है? जहां पर हमें थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, तो अल्प विराम होता है, चिन्ह है हमारे। इसके बाद में एक चिन्ह हमारा ये होता है, ठीक है। इस चिन्ह का नाम है हंस पद, ठीक है। हंस पद, या इसे त्रुटि चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? त्रुटि चिन्ह भी कहते हैं, त्रुटि चिन्ह भी इसे कहते हैं। ये चिन्ह भी पूछा आता है। एक चिन्ह ये देख लो, इसे सामासिक, सामासिक या योजक चिन्ह भी कहते हैं। इसे सामासिक या योजक चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चिन्ह अन्य हैं, इनको भी थोड़ा देखते हुए नजर से चलते चलो तो आपके लिए फायदा हो। एक चिन्ह और देख लो यहाँ पर, ये हल्का सा ऐसे करके जीरो लगाते हैं, इसे जो है संक्षेपण, ठीक है, या लाघव चिन्ह कहते हैं। जहां पर छोटी कोई बात करनी होती है तब इसका प्रयोग करते हैं। लिखा हमने डॉक्टर, ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पर डॉक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? संक्षेपण या लाघव चिन्ह यहाँ पर कहलाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चिन्ह है, इनका ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजिए। यानी कि तत्सम से तद्भव बनना है, तो तत्सम हमारा क्या होता है? ठीक है, तो कोई यहाँ सा लगा हो तो साफुर क्या होगा? संस्कृत। जो शब्द संस्कृत के हैं
वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव क्या होते हैं? देखो इस शब्द में इसको देखते हैं, तत् प्लस भव। तत् मतलब होता है उसके जैसा, भव का मतलब होता है उत्पन्न, यानी कि संस्कृत से उत्पन्न वे सब जिनमें हमने ध्वनि परिवर्तन कर लिया है वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। और तत्सम शब्द क्या है? जो संस्कृत भाषा से हमने ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए वो शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। तो देखो पहला दे रखा है घट का घड़ा, दूसरा राग का रक्षा, धनया का धनिया, बटी का बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो घट का घड़ा ये विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही है। एक विकल्प, दो विकल्प और चर्चा कर लेता हूं। देखो राख शब्द जो है यहाँ पर, राख शब्द जो है ये यहाँ पर गलत है। ये यहाँ पर क्या है बच्चों? ये यहाँ पर तद्भव रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? तद्भव रखा हुआ है। और अगर मैं इसके तत्सम की बात करूं, इसके तत्सम की बात करूं तो ये क्या बन जाएगा? छार बन जाएगा। ठीक है, छार। एक आपने एक मूवी देख रखी होगी, पद्मावत। ठीक है, पद्मावत देख रखी होगी मूवी आपने। ठीक है, अलाउद्दीन उसमें जो है खलनायक है, विलन की भूमिका में। ठीक है, और जो हमारे राइटर हैं जयशंकर, सॉरी मलिक मोहम्मद जायसी, उनकी ये कृति है और महाकाव्य है। ठीक है, भक्ति काल में लिखा हुआ है और प्रेमाश्रय शाखा में ये है। तो इसमें जो है जब अलाउद्दीन उसको नहीं पाता है, ठीक है, जब नागमती को वहां पर नहीं पाता है, सॉरी पद्मावती को जब नहीं पाता है, तो वो अपना जोहर कर लेती है, अग्नि में समा जाती है। तो वो मुट्ठी में क्या है? छार उठाता है। छार मतलब राख। ठीक है, तो वहां पर एक पंक्ति है कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, छार उठाए ली नहीं एक मुट्ठी। छार मतलब मुट्ठी में राख उठा के ली नहीं एक मुट्ठी। बोले कुछ नहीं, ये मानुष मनुष्य जो ये सामाजिक और जो सांसारिक प्रेम है कुछ भी नहीं है, एक मुट्ठी में राख बराबर है, कुछ नहीं है, कोई उसका औचित्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये बन जाएगा, इसका छार का राख हो जाएगा। और ये रक्षा शब्द जो है ये हमारा राखी का है, राखी का। ठीक है, ये तत्सम वर्ड से है तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? राखी हो जाएगा। ऐसे ये जो धनिया शब्द जो है, धनिया, तो ये धनिका का होता है। किसका होता है? धनिका का होता है, धनिका का धनिया होता है। ठीक है, तो आगे प्रश्नों की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं उनको। ठीक है, चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों ना सने गंभीर, को घटी ये ब्रस भानुजा, वे हलदर के हैं वीर। ठीक है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? देखो बड़ी अच्छी पंक्ति है और बड़ा ही अच्छा इसमें रस का समन्वय, सॉरी रस भी है और अलंकार का समन्वय भी है। तो यहाँ पर जो भाव दिया है, यहाँ पर जो कहा गया है, तो यहाँ जो पूछा है इसमें, ये ब्रस भानुजा शब्द की वजह से इसमें जो है श्लेष अलंकार बनना है। क्या बनना है? श्लेष अलंकार बनना है। कौन सा अलंकार बनना है? वक्रोक्ति नहीं है, यमक नहीं है, श्लेष नहीं है, तो श्लेष अनुप्रास। तो इसका सही आंसर क्या? श्लेष है, श्लेष ही है, इसमें श्लेष बना हुआ है इसमें। अब यहाँ पर अगर हम इसको देखें, इसको हम अगर हम खोजें, तो यहाँ पर क्या पा रहे हैं हम? क्या पाएंगे हम? इसको हम क्या पाएंगे? एक बच्चों थोड़ा सा टेक्निकल सा थोड़ा इश्यू आ रहा है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एक सेकंड बस, थोड़ा टेक्निकल इशू आया है। देखो अब यहाँ पर जो है हम जो बता रहे थे, इसमें इसमें श्लेष अलंकार है और ब्रस भानुजा की वजह से है। ये ब्रस भानुजा जो शब्द है हमारा, वो क्या कहना चाह रहा है? देखो ब्रस भानु जो कहा जाता है, ब्रस भानुजा, ब्रस भानु जी के जा मतलब होता है पुत्री। ब्रस भानुजा की पुत्री कौन है? राधा। कौन है? राधा। और ब्रस भानु, ठीक है, ब्रस भानु, ब्रस की जो भानु अनुजा है मतलब छोटी बहन है, ब्रस मतलब बैल, बैल की जो बहन है कौन है? वो गाय है। कौन है? गाय है। तो यहाँ पर जो है दो अर्थ निकलने हैं ब्रस भानुजा शब्द के, जिसके कारण यहाँ पर क्या बनना है बच्चों? आपका श्लेष अलंकार बनना है। ठीक है, एक यहाँ पर एक चीज और देखना है, ये हलदर शब्द जो है इसके भी दो अर्थ निकलते हैं। हलदर शब्द का जो अर्थ है, एक तो किसान होता है, ठीक है, हल को धारण करने वाला किसान, और दूसरा होता है बलराम। ठीक है, राम कृष्ण जी के भाई जो हैं, ठीक है, दाऊ। ठीक है, अब यहाँ पर ये ब्रह्मानुजा शब्द का भाव था, यहाँ पर ब्रह्मानुजा और हलदर शब्द यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? मतलब रस की सर्वप्रथम बात किसने कही है? ये प्रश्न यहाँ पर रखा हुआ है। तो
ए विकल्प जो यहाँ पर रखा हुआ है, ए विकल्प रखा हुआ है भरत मुनि, बी दे रखा है विश्वनाथ, सी दे रखा है भानुदत्त और डी दे रखा है भामा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रस के जो आदि प्रवर्तक हैं वो कौन है बेटा, भरत मुनि है। कौन है, भरत मुनि है। और इन्होंने जो सर्वप्रथम रस की जो चर्चा की थी वो इनकी एक कृति है जिसके नाम है नाट्यशास्त्र। ठीक है, नाट्य शास्त्र है। इसमें इन्होंने सर्वप्रथम रस की चर्चा की थी। किसकी बात की थी बेटा, रस की बात की थी। और इसमें जब इन्होंने रस की बात की थी तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसमें नाट्य शास्त्र में जब इन्होंने रस की बात की तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि जो हमारे उसमें जो रस हैं, तो रसों की संख्या कितनी मानी है इन्होंने, 8 मानी है। कितनी मानी है इन्होंने, भरत मुनि रस कितने माने, 8 माने हैं। ठीक है, इनके संवर्ती आचार्य आगे हैं, विश्वनाथ हैं, उन्होंने उन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी है, 9 मानी है। इस वर्तमान में 9 ही रस हैं। अब यहाँ पर जो नाट्य शास्त्र है, यहाँ पर ये जो कृति है, इससे जो एक क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि नाट्य शास्त्र को किस अन्य नाम से भी जानते हैं। तो जैसे हमने सुना है हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 यहाँ पर हमारे क्या वेद होते हैं। लेकिन इसे जो है पंचम वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको बच्चों, पंचम वेद कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर नोट करने ना कि ऋग वेद को जो है पंचम वेद के नाम से जाना जाता है, इसे पंचम वेद कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर हम बात करें, अगर इन्होंने जो है एक नौवा रस है जिसे हम कहते हैं शांत रस। किसे कहते हैं, शांत रस। ठीक है, शांत रस है, इसे इन्होंने नहीं माना है। इस शांत रस की इन्होंने बात नहीं की है, शांत रस की बात इन्होंने नहीं की है। और ये जो शांत रस है हमारा, शांत रस है, इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद, निर्वेद या वैराग्य। जब व्यक्ति को सांसारिक मोहमाया से व्यक्ति हो जाती है तब निर्वेद का भाव जागृत होता है। जैसे मैं कहूं, मन रे तन कागज का पुतला, मन रे तन कागज का पुतला, लागी बूंद बिनसी जाए, छिन में गरब करे क्यों इतना। हे मनुष्य, ये जो तेरा तन है, तन मतलब जो शरीर है, वो क्या कागज के पुतले की भांति है। तुमने देखा होगा बचपन में आपने कागज की नावें बनाई होंगी, जब बरसात पानी में आपने देखा होगा कागज की नावें बनाई होंगी आप लोगों ने। तो जब पानी का बहाव ज्यादा हो जाता था तो वहां पर नाव जो है पलट जाती थी। और उस नाव को अगर हम खोलने का नाव का जो कागज था वो चिपक जाता था। जब उसको खोलने का प्रयास करते तो कागज जो है फट जाता था। ठीक है, कागज जो है फट जाता था। अब देखो, आप बचपन में जाएं और देखें, आपने भी नाव बनाई होंगी, हेलीकॉप्टर उड़ाए होंगे क्लास में, या खुले में कहीं पे खेलने गए हैं तो हेलीकॉप्टर बनाने, नाव बनाना, ठीक है, फूल बनाना कागज से। तो ये सब चीजें जो है बचपन में चीजें होती हैं, अब नहीं दिखाई देता। अब ऐसी चीजें नहीं होती, अब इतने टॉयस, इतनी चीजें हो गई हैं बच्चों के लिए। तो वहां पर जो कागज मतलब पानी लगने से वो नष्ट हो जाता है। तो कह रहे हैं, हे मनुष्य, ये जो तेरा तन है, तेरा जो शरीर है, वो क्या है, कागज के पुतले की भांति है। लागी बूंद बिनसी जाए, लागी बूंद मतलब इस पे बूंद लग जाए तो ये बिनस जाता है, नष्ट हो जाता है। छिन में गर्भ करे क्यों उतना, और मूर्ख तू इस शरीर पे इतना घमंड किए हुए है जो नष्ट होना ही है। ठीक है, देखो, मरना इस सृष्टि पे, मरना कोई गाली नहीं है, मरना सभी को है। ठीक है, मरना मुझको भी है, मरना और लोगों को भी है। ठीक है, मरना इस सृष्टि पे कोई व्यक्ति अमर नहीं आया है। ठीक है, सबको मरना ही है। और एक राइटर्स हुए, उन्होंने कहा है कि 200 वर्ष यदि आयु होती, 200 वर्ष यदि आयु होती तो क्या अधिक सुखी होता ना। अगर किसी व्यक्ति की हम 200 वर्ष अगर आयु कर दें तो क्या वो ज्यादा सुखी हो पाए, नहीं, बहुत पीड़ा होती है। जब हम 50 से 60 साल की उम्र में जाते हैं, जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं, बुढ़ापा हमारे ऊपर आ जाता है, तो उस समय बस दिल यही करता है कि अब इस बार उठा ले, अब जीवन में कुछ शेष बचा हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भाव है, यहाँ पर हमारा शांत रस का निर्वेद का भाव बनता है। अब यहाँ पर एक राइटर्स और आए हैं, भामा। ठीक है, ये जो है अलंकार के प्रवर्तक हैं। किसके प्रवर्तक हैं बच्चों, अलंकार के प्रवर्तक हैं। किसके, अलंकार के प्रवर्तक हैं। तो ये जो है भामा अलंकार के प्रवर्तक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न थे हमारे कि रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है, तो भैया कौन है, भरत मुनि है। ठीक है, रस की सर्वप्रथम चर्चा कहाँ मिली है, नाट्यशास्त्र में मिली है। ठीक है, नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। और भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, 8 मानी है। ठीक है, कौन सा रस स्वीकार नहीं करा, शांत रस स्वीकार नहीं करा। ठीक है, किसने 9 रस माने, विश्वनाथ ने 9 रस माने हैं, विश्वनाथ ने कल्पना की है वहां पर। ठीक है, और संचारी भाव कितने माने हैं, तो इन्होंने संचारी भाव 33 माने हैं। एक 34वां संचारी भाव जो है छल नामक
देव कभी न माना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज है, और दूसरा फिर ये भामा, भामा ने जो है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। अलंकार के कौन है? भामा। और छंद के कौन है? तो पिंगल हैं। छंद के जनक कौन है? पिंगल, आचार्य पिंगल हैं, ठीक है। जिसे पिंगल शास्त्र भी कहा था छंद को। अगला प्रश्न है, देखो बुढ़ापा, मैं बात कर रहा था बुढ़ापा के भी। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए, ठीक है। बुढ़ापा, ठीक है। तो इसमें संज्ञा आपको बतानी है। ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो सही आंसर इसका आप सोच के बताइए क्या हो सकता है आपके नजर से, प्रथम दृष्टि क्या हो सकता है। तो देखो, जातिवाचक संज्ञा में किसी भी उसकी जो है संपूर्ण जाति का बोध होता है। किस क्या होता है? संपूर्ण जाति का बोध होता है हमारा। और व्यक्तिवाचक में इसमें क्या है? संपूर्ण जाति का बोध, संपूर्ण जाति का बोध, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक का बोध, जो इस सृष्टि पे एक है वो क्या होगा? हमारा व्यक्तिवाचक होगा, इसमें एक का बोध होगा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा में हमारा भाव का बोध होता है, ठीक है, भाव का बोध। और इसकी हम जो है गणना नहीं कर सकते, इसकी जो है भाव की हम गणना नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते इसकी। ये बच्चों ध्यान रखना है इसका, इसकी हम गणना नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें बुढ़ापा, तो बुढ़ापा जातिवाचक में तो आएगा नहीं। जातिवाचक में जो आएगा, जैसे कोई देख दिया हमने लड़का, ठीक है, कुर्सी, ठीक है, डॉक्टर, ठीक है, इंजीनियर, ठीक है, वकील, ये सारे के सारे क्या आएंगे? जातिवाचक में आएंगे। व्यक्तिवाचक की अगर मैं बात करूं, व्यक्तिवाचक की बात करूं, तो व्यक्तिवाचक में हमारे क्या आ सकते हैं? व्यक्तिवाचक में हमारे कौन आ सकते हैं? जैसे राम, श्याम, गंगा, ठीक है, और सोमवार, ठीक है, बुधवार, ठीक है, ये आ जाएगा। अब तीसरा क्या है? भाववाचक। भाव की हम गणना नहीं सकते, तो बुढ़ापा क्या है हमारा? एक भाव ही तो है, ठीक है। कितना बुढ़ापा आप किसी ने देख नहीं सकते, उसको आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि भाव की हम गणना नहीं कर सकते। तुमने देखा होगा कि 17 साल का बूढ़ा जो एक व्यक्ति है, वो अपने नाती को या अपने पोते को कंधे पे लेके भी घूम जाता है। और कोई एक 50 साल का बूढ़ा व्यक्ति है जो अपने उससे जो उठ ही नहीं पाता कुर्सी से, या अपने बिस्तर से नहीं उठ पाता। तो बुढ़ापा क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है हमारी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? हमारा सी बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह होगा, अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह होगा। और देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, समझा दूं, ये शब्द आपसे, ये शब्द आपसे जो है वर्तनी में भी पूछा जाता है, वर्तनी में भी पूछा जा सकता है। यूपीएसआई हो, ठीक है, यूपीएसआई हो, ठीक है, कांस्टेबल हो, ठीक है, कांस्टेबल हो, आर ओ ए आर ओ हो, ठीक है, आर ओ ए आर हो, और अनदर वनडे एग्जाम कोई हो, ठीक है, उसमें अच्छा प्रश्न है, ठीक है, वनडे एग्जाम हो तो उसमें भी ये महत्वपूर्ण रहता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि इसका सही क्या होगा। इसमें बच्चा क्या करता है, मैं आपको बता दूं, इसमें क्या करता है, इसे अनाधिकृत कर देता है। क्या कर देता है? अनाधिकृत कर देता है, ठीक है। इसका जो विच्छेद कर देता है, क्या करता है? अन सॉरी कर रहा है, अन्न प्लस अधिकृत कर देता है, अन्न प्लस अधिकृत, ये कर देता है अन्न प्लस अधिकृत। तो देखो यहाँ पे क्या है? आ और आ मिला के क्या कर देता है? बड़ा कर देता है। क्या कर देता है? बड़ा कर देता है। और बड़ा ना करने पे क्या बन जाता है हमारा? ये क्या बन जाता है? अनाधिकृत बन जाता है। ये दीर्घ मात्रा यहाँ पर आ गई, ठीक है। लेकिन यहाँ जो हमें समझना है वो क्या समझना है? देखो, ये तो होगा ही नहीं इसका, ठीक है। ये अन्य प्लस अधिकृत ये भी नहीं होगा, अनाधिकृत ये भी नहीं होगा। देखो यहाँ पर राज छुपा हुआ है इसमें। अगर हम इसको देखें और इसको थोड़ा समझें हम, देखो हम यहाँ इसको अर्थ इसका खोज लेंगे। देखो थोड़ा समझाता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, इस ना के नीचे क्या लग रहा है? हलंत लग रहा है ना? क्या लग रहा है? हलंत लग रहा है। और हलंत जो है हमेशा
किसी व्यंजन के नीचे लगता है, किसी स्वर के नीचे हलंत नहीं लगता। जिस व्यंजन के नीचे हलंत लगता है वो व्यंजन वर्ण क्या होता है, आधा हो जाता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें, देशज शब्दों में, कि वो स्वर विहीन हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर स्वर नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्या है, आधा है ना यहाँ पर, और इधर की तरफ क्या दे रखा, स्वर दे रखा आ। जब हम वर्णमाला में, मैंने आपको बताया था, पहली वीडियो पढ़ी हुई है, तो ये आ की पावर क्या है, जब ये इसके साथ मिलेगा तो इसको क्या कर देगा, पूरा बना देगा। क्या कर देगा, पूरा बना देगा। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, देखो समझाऊंगा आपको। ये का है, ये जो बना हुआ है इससे बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं क की बात करूं तो इसका वर्ण विन्यास करूं तो किससे बना है, इससे मिलकर बना हुआ, आ का मेल बना हुआ है। अगर ये आ नहीं होगा तो ये क्या बनेगा, अब यहाँ पे आधा बना हुआ है। तो अभी यहाँ पे क्या है, इसमें आधा है ना, जब ये इसके साथ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक का बन जाएगा। ऐसे ही देखो, मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे न की बात करूं, ठीक है, तो न के साथ में जब आ जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, न बन जाएगा ना। क्या बन जाएगा, न बन जाएगा। तो ये शब्द क्या बन जाएगा, अंधिकृत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अंधिकृत बन जाएगा, ना कि अनाधिकृत बन जाएगा। ठीक है, तो ये शब्द आपसे बटनी में पूछा जाता है, बहुत अच्छा शब्द है, इस शब्द को आप देख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। आप किसी से, आप किसी बच्चे का मूल्यांकन करने के लिए कोई ज्यादा वो बनना है, ठीक है, तो उसका आप मूल्यांकन करने के लिए एक शब्द ये भी देख सकते हैं, और एक शब्द और है यहाँ पर मैं आपको बता दूं, उससे मृत्यु उपरांत एक शब्द पूछ लेना, मृत्यु उपरांत। ठीक है, ये शब्द भी बच्चा मोस्टली गलत कर देता है। ठीक है, एक शब्द में यहाँ पे बात करूं, महत्व। ठीक है, तो महत्व शब्द ऐसे लिख देगा, जबकि होता क्या है, इसमें द्वित्वता आता है। ठीक है, द्वित्वता आता है तो महत्व शब्द भी गलत कर देगा। एक शब्द पृथक होता है। ठीक है, शब्द क्या होता है, पृथक होता है। ठीक है, तो का के नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ शब्द हैं, अभी हम वो लेकर आऊंगा, कुछ शब्द जो है वर्तनी वाले भी हैं आपके, और वाक्य शुद्धि भी हैं, तो उन टॉपिकों पर मैं चर्चा करूंगा। आप परेशान ना हो, धैर्य बना कर रखें, और अच्छे से आप पढ़ते रहें। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम, देखते हैं हम। वे अव्ययकारी शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ठीक है, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, या समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो अव्ययकारी शब्द दो शब्दों या वाक्यों या वाक्य खंडों को जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, ये प्रश्न यहाँ पर है। तो इसका जो सही आंसर आपको खोजना है वो क्या कहलाएगा। ठीक है, देखो, संबंध बोधक अव्यय के लिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारा संबंध का कार्य है, का, की, ठीक है, के, अगर इसके बाद में कोई वर्ष आ रहा है तो वो संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, विस्मयादि बोधक में क्या, आश्चर्य का संबल होगा, ये चिन्ह बना हुआ होगा। क्रिया विशेषण में क्या, क्रिया की विशेषता बताई जाएगी। ठीक है, परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक। ठीक है, ये इसमें रहेगा। चौथा प्रकार अभी दिमाग में स्मृति से ओझल हो रहा है। अगला है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक को हम क्या कहते हैं, योजक अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। जैसे और, ठीक है, तथा, एवं, ठीक है, या, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे, ये हमारे क्या कहलाएंगे, समुच्चय बोधक। ये वाक्य को जोड़ेंगे। जैसे मेरे साथ राम और श्याम जाएंगे, तो और मेरे साथ राम और श्याम, दो वाक्यों को जोड़ा। ठीक है, आप चाय पियेंगे या कॉफी, तो या सबसे वाक्य जोड़ा है ना, दो चीजें जोड़ रही हैं, तो ये क्या, समुच्चय बोधक या योजक अव्यय यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, इसे जो है आप ऐसे समझ सकते हैं। और अव्ययकारी शब्द की बात की है, अव्ययकारी शब्द हमारा क्या होता है, अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय होता है। ठीक है, और विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, हमारे विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, ये भी जान लो। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण, और क्रिया। ठीक है, ये जो हैं हमारे विकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं, विकारी होते हैं। इनमें विकार हो जाता है, लिंग वचन आदि के आधार पर विकार हो जाता है, तो ये विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विकारी कहलाते हैं। और अव्यय क्या है, अविकारी शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम देखते हैं। वह गया था, इस वाक्य में भूतकाल का भेद है। कौन सा भूतकाल का भेद है भैया, पूर्ण भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है, या अपूर्ण भूतकाल है।
इसका जो सही आंसर आपको खोजना है, बताओ जल्दी से। मैं थोड़ा 1 मिनट का रिलैक्स कर लूँ। बताओ जल्दी से क्या आंसर हो सकता है। देखो, इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है हमारा, ये है पूर्ण भूतकाल। क्योंकि देखो बह गया था, इसमें क्रिया जो है पूर्ण हो गई है। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है, क्रिया के पूर्ण होने का बोध होता है, क्रिया के पूर्ण होने का बोध होता है, पूर्ण होने का बोध होता है, क्रिया के पूर्ण होने का बोध होता है, बोध होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्म कया नहीं है, आत्मकथा है। यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, यहाँ पर क्या है बच्चों, ये आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा। आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी, ये क्वेश्चन है हमारा। इसके विकल्प दे रखे हैं, श्याम सुंदर दास ने, सेठ गोविंद दास ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, राजेंद्र प्रसाद हैं। और इन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी वो 1947 में लिखी। ठीक है, 1947 में लिखी थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम देखते हैं। निम्न शब्दों में तत्पुरुष समास कौन सा है, मतलब निम्न शब्दों में से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। ए विकल्प दे रखा है परीक्षा भवन, सी दे रखा है भला मानुस, फिर दे रखा है दोपहर, फिर दे रखा है नर नारी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो कि किस शब्द में तत्पुरुष समास में क्या होते हैं, विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह छुपे होते हैं। ठीक है, तो देखो भला मानुस, देखो यहाँ पर देखो भला मानुष, तो यहाँ पर देखो क्या बनना है, विशेषण। और ये क्या बनने हमारा, विशेष्य। ठीक है, इसमें जो है दोपहर देखो संख्यावाची बनना है, संख्या का बोध करा रहा है। ठीक है, और नर नारी में योजक चिन्ह लग रहा है, और ये क्या, दोनों पति प्रधान है। ठीक है, ये वाला ही प्रधान है और ये वाला ही प्रधान है। ठीक है, तो ये द्वंद समास बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, द्विगु समास बन जाएगा, पहला पद संख्यावाची है। ठीक है, अब देखो पहला पद संख्यावाची है, तो ये नहीं कि साहब आप पहला शब्द संख्यावाची हो तो वहां पे द्विगु समास ही बनेगा। मैं बता दूं आपको, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, कुछ पीतल भी होता है, और अम्मी और अब्बू में थोड़ा अंतर भी होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर समझ लो, जैसे मैंने दोपहर सब लिखा, मैं अगर यहाँ पर लिख दूं मैं सब लिख दूं यहाँ पर 21 लिख दूं। ठीक है, अब देखो ये भी तो संख्यावाची है, मैं यहाँ पर 12 सिंगा लिख दूं, क्या लिख दूं, 12 सिंगा लिख दूं। ठीक है, 12 सिंगा लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूं त्रिनेत्र। देखो यहाँ पे भी संख्यावाची आ रहा है, यहाँ पे भी संख्यावाची आ रहा है, यहाँ पे भी संख्यावाची आ रहा है। देखो ध्यान रखना, 12 सिंगा शब्द में जो है हमारा बहुब्री समास है। ठीक है, 21 शब्द में हमारा द्वंद समास है। ठीक है, त्रिनेत्र शब्द में हमारा बहुब्री समास है, 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात भगवान शिव। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर देखो ये तो हमारा नर नारी क्या है, द्वंद समास, नर और नारी, दोपहर दो पहरों का समूह। ठीक है, अष्ट सिद्धि 8 सिद्धियों का समूह, तो ये द्विगु समास के अंतर्गत आ जाएगा। भला मानुष विशेषण विशेष्य का बोध हो रहा है, तो ये तो कर्मधारय समास बन गया। कौन सा बन गया, कर्मधारय समास। ये क्या बन गया, द्विगु समास। तो ये क्या बन गया बच्चों, हमारा द्वंद समास। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हैं विकल्प, तो ये ही बचा हमारा परीक्षा भवन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है परीक्षा भवन जो है ये संबंध तत्व बन जाएगा, परीक्षा का भवन। ठीक है, यहाँ पर के लिए भी लगा सकते हैं, यहाँ पर के लिए भी कर सकते हैं, परीक्षा के लिए भवन, तो ये संप्रदाय बन जाएगा, तब भी यहाँ पर क्या तत्पुरुष समास बनेगा। ठीक है, लेकिन जुड़ाव हो रहा है तो संबंध ही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से जैनेन्द्र रचित कौन सा एक उपन्यास है। ठीक है, जैनेन्द्र एक राइटर हैं, उनके द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है, तो ये विकल्प दे रखा है पुनर्नवा, परख, सेवा सदन, एकदा नैमिषारण्य। ठीक है, ये कौन सा है हमारा, इसमें सही आंसर हमें खोजना है, उपन्यास बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि देखो पुनर्नवा जो है ये हजारी प्रसाद का है, हजारी प्रसाद का। ठीक है, इनका ही एक उपन्यास जो है हमारा, वो क्या है इनका, अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा।
रामदास का पोथा, ठीक है। चारू चंद्र लेख, ठीक है। ये यहाँ पर बन जाएगा। परख जो है ये जैनेन्द्र का है, ठीक है। इनका एक अन्य उपन्यास है सुनीता, ठीक है। और शायद एक कल्याणी भी है, कल्याणी भी इन्हीं का ही है, ठीक है। इसे थोड़ा देख लेना, अभी इस मिट्टी में मेरा नहीं आ रहा, कल्याणी भी शायद इन्हीं का ही है। ये जो सेवा सदन है ये मुंशी प्रेमचंद का है, ठीक। ये मुंशी प्रेमचंद का है। इसका है बच्चों, मुंशी प्रेमचंद का है, ठीक है। ध्यान रखना मुंशी प्रेमचंद जी का है। इनका अन्य जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो थोड़ा देख लेते हैं। एक इनका गोदान है, ठीक है। कवन है, निर्मला है, ठीक है। रंगभूमि है, कर्मभूमि ठीक है। और एक मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र है। ये इनका जो है अपूर्ण है, ये क्या है इनका अपूर्ण है, थोड़ा ध्यान रखना। ये मंगलसूत्र इनका क्या है बच्चों, अपूर्ण है इनका उपन्यास। और ये जो है एक द नैमिषारण्य, ये अमृतलाल नागर का है। किसका है, अमृतलाल नागर का है, अमृतलाल नागर जी का है। तो यहाँ पर जो सही आंसर बन जाएगा क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, परख, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। मृत्यु उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित है। देखो अभी मैंने पूछा था ना आपसे कि कौन सा बनेगा। देखो यहाँ पर संधि करनी है, यहाँ पर तो देखो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बन जाता है, बड़ा ऊ, ठीक है। और ये दीर्घ संधि का नियम कह रहा है, क्या कह रहा है हमारा, दीर्घ संधि कह रही है यहाँ पर। कौन सी है यहाँ पर, दीर्घ संधि बन रही है। दीर्घ संधि क्या कहती है कि जब दो सैवर्णी स्वर, सैवर्णी मतलब समान वर्ण के स्वर पास पास आते हैं तो मिलकर क्या बन जाते हैं, वो दीर्घ बन जाते हैं, ठीक है। संस्कृत में सु कहा जाता है अक सैवर्ण्य दीर्घ, मतलब समान वर्ण के बन जाते हैं मिलके दीर्घ बन जाते हैं। तो इसमें क्या बनता है, एक तो पहचान के लिए बड़ा, बड़ी और बड़ा हो। अब देखो इस शब्द में हम देखें, देखो यहाँ पे बड़ा हो दिखाई दे रहा है, तो यही इसका आंसर बनेगा। ये बाकी विकल्प यहाँ पे होंगे नहीं। यहाँ पर अगर ओ की मात्रा आएगी, अगर किस शब्द में ओ की मात्रा आएगी तो वहाँ पे क्या बनेगी हमारी, पूर्ण संधि बनेगी। क्या बनेगी, पूर्ण संधि बनेगी, ठीक है। किस शब्द पे एक मात्रा होगी गुण संधि बनेगी, आई की और औ की दो मात्रा आएंगी तो वहां पर वृद्धि संधि बनेगी। एक मात्रा ए की और ओ की होगी तो गुण संधि बनेगी हमारी, ठीक है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपके लिए लेकर आऊंगा और शायद चैनल पे पड़ी हुई भी होगी शॉर्ट वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है, इस प्रश्न को थोड़ा हमें देखना है कि ये जो है छायावाद का है। किसका है, छायावाद। और साहित्य में जो है छायावाद से प्रश्न आना कंपलसरी है, वहां से प्रश्न आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये जो छायावाद का है, राइटर्स कौन है इसके, प्रसाद, ठीक है। कौन है इसके राइटर, प्रसाद है। प्रसाद से मतलब जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अब यहाँ पर ये खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, महाकाव्य है, चंपू काव्य। ये क्या है बच्चों, महाकाव्य है। अब यहाँ पर देख लेना कि कामायनी का कभी कभी समय सीमा पूछ सकता है, तो ध्यान रखना इसकी समय सीमा 1900 अब लिखा गया है बच्चों, ये 1936 में लिखा गया है, ठीक है। इसमें जो है कभी कभी सर्ग भी पूछ लेता है, जैसे रामचरितमानस में पूछा कितने कांड हैं, तो इसमें कांड नहीं है, इसमें सर्ग हैं। तो इसमें कितने सर्ग हैं बच्चों, 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। सर्ग मतलब भाग उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो 15 सर्ग हैं, तो इसका जो सबसे पहला सर्ग कौन सा है, चिंता है। कौन सा है, सबसे पहला सर्ग कौन सा है, चिंता है। और अंतिम सर्ग जो है, 15वां सर्ग जो है वो क्या है, आनंद है। क्या है, आनंद है। ये 15वां सर्ग है, ठीक है। पहला सर्ग कौन सा है, चिंता। और अंतिम सर्ग कौन सा है, आनंद, ठीक है। तो कोई यहाँ से भी कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, छायावाद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये जो है कब लिखा गया, 1936 में लिखा गया, ठीक है। और इसमें कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं बच्चों, 15 सर्ग हैं। इसका पहला सर्ग क्या है, चिंता है। और अंतिम सर्ग कौन सा, आनंद है। हमेशा पहला ही सर्ग या अंतिम सर्ग पूछा जाता है, बीच के सर्ग नहीं पूछे जाते, ठीक है। लज्जा हो जाएगा, श्रद्धा हो जाएगा, ठीक है। और
कई सारे हैं वहाँ पर, निर्वेद ही है, कई सारे उसमें सर्ग हैं, अभी स्मृति मेरे नहीं आ रहे हैं। पहला सर्ग चिंता है और अंतिम सर्ग कौन सा, आनंद है। अब इसमें भी एक चीज ध्यान रखना, चिंता सर्ग जो सबसे बड़ा है, इन 15 सर्गों में सबसे बड़ा कौन सा सर्ग है, चिंता सर्ग है। और आनंद सर्ग जो है सबसे छोटा है। ठीक है, आनंद सर्ग सबसे छोटा है। इसमें तीन तीन ही पात्र हैं, मोस्टली तो तीन पात्र हैं। एक मनु है, कौन है, मनु है, एक श्रद्धा है, और एक ईड़ा है। ठीक है, ये तीन पात्र हैं। ठीक है, अब ये श्रद्धा, उससे मत समझ लेना आप श्रद्धा 12th पास वाले आईपीएस अधिकारी जो हैं उनकी श्रद्धा नहीं है, यहाँ पर ये पात्र अलग है। यहाँ पर समझना है, ये मनु जो है, यहाँ पर ये जो तीन पात्र हैं ये प्रतीक भी बनाए गए हैं, प्रतीक बताए गए हैं। मनु जो है मन का प्रतीक है। ठीक है, श्रद्धा जो है हमारा, ये श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, किसका, हृदय का प्रतीक है। और इड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है। ठीक है, इड़ा बुद्धि का प्रतीक है। इसमें जो है श्रद्धा जो है गांधार की राजकुमारी है। कहाँ की रहने वाली है, गांधार की राजकुमारी है। और ये इड़ा जो है सारस्वत देश की वो है, सारस्वत देश की, सारस्वत देश की रानी है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लें, समझ लें, इसमें जो आपको देखेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे इसको देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अशोक के फूल निबंध के रचयिता है, अशोक के फूल निबंध के रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिरजा कुमार माथुर, रामचंद्र शुक्ल या कुबेरनाथ राय। इसका जो सही आंसर है बेटा, अशोक के फूल जो है, ठीक है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध और है, इनका कुटच। ठीक है, ये भी आपसे पूछा है 12th के फर्स्ट 10th और 12th में ये है, तो ध्यान रखना, ये पूछा आपसे जा सकता है क्योंकि आपसे 12th तक की ही बात कर रहा है। नेक्स्ट, किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं। ठीक है, तो देखो, पहला दे रखा है अव्यवस्था, दूसरा देखा निर्नुनासिकता, फिर देखा अपादान, या दे रखा है निसंकोच। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो शब्द है हमारा, देखो ये शब्द है, इसका आंसर ये है, एक तो इसमें अ उपसर्ग है और एक इसमें क्या है, वी उपसर्ग। ठीक है, इसमें ही दो ऑप्शन लगे हुए हैं, बाकी इसमें क्या है, निरुपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या लगा है, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, और इसमें क्या लगा, निस लगा, क्या लगा, निस उपसर्ग लगा। इसमें क्या है, दो उपसर्ग हैं, ए और बी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस व्यवस्था। ठीक है, बी या अवस्था बन जाएगा अव्यवस्था। नेक्स्ट देखते हैं, वाक्य का नाम बताइए। रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है। ठीक है, रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है, ये विधिवाचक वाक्य है, निश्चित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है। तो देखो यह ध्यान रखो, विधिवाचक वाक्य तो होगा नहीं। ठीक है, विधिवाचक वाक्य में तो क्या होती है, तो सही बात होती है, जैसे सूर्य, विधिवाचक वाक्य को हम दूसरे क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। और ये जो है विधिवाचक वाक्य जो है, ये अर्थ के आधार पर है। ठीक है, और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, ठीक है, जिन्हें विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं। दूसरा हमारा निषेधवाचक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है। ठीक है, फिर प्रश्नवाचक वाक्य है, फिर विस्मयादिबोधक वाक्य है। ठीक है, फिर आज्ञावाचक वाक्य है, फिर इच्छावाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, ये 8 प्रकार बनते हैं। और रचना के आधार पर जो वाक्य बनते हैं हमारे, रचना के आधार पर ये 3 वाक्य बनते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या है, रचना के आधार पर है। इसमें से ये देखा है कि मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है। तो देखो, सरल वाक्य तो होगा नहीं है। ठीक है, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में से कोई एक वाक्य हो सकता है, तो इसका जो सही आंसर है क्या है बच्चों, मिश्र वाक्य है। क्या है, मिश्र वाक्य है। और इसको आप देख सकते हैं कि मिश्र वाक्य की क्या शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, क्या चीज़ है, ये चैनल्स पे पड़ी हुई है, तो आप वहां पर इसको देख सकते हैं। आप वहां पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर मिश्र वाक्य, की शब्द अगर लग जाए कहीं पर तो वहां पर क्या होगा, आपका मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, और तथा एवं ये वर्ड्स आएंगे तो वहां पर क्या होगा, हमारा संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में अशुद्ध वर्तनी पहचानिए, मतलब निम्न में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है,
एक तो शुद्ध होता है, एक अशुद्ध होता है। अशुद्ध मतलब गलत, ठीक है। तो इसमें जो है तीन तो भैया सही होंगे, ध्यान रखना, तीन सही होंगे, एक गलत होगा, ठीक है। तो देखो प्रज्वलित शब्द है पहला, दूसरा उल्लेख है, फिर ब्रजभाषा है, फिर जल्लाद है, ठीक है। इसमें प्रज्वलित शब्द ठीक है, उल्लेख शब्द भी ठीक है, ब्रजभाषा शब्द गलत है, जल्लाद भी ठीक है। ब्रजभाषा शब्द ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और ब्रजभाषा किस अपभ्रंश की बोली है, ठीक है, या किस उपभाषा के अंतर्गत आएगी, तो किसके अंतर्गत आएगी, खड़ी बोली के अंतर्गत, खड़ी बोली के अंतर्गत आएगी। किस अपभ्रंश की है ये मेरे को आपको जब आप वीडियो देखेंगे तो कमेंट्स में आपको डालना है, अगर अच्छे से आप पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट, दुष्परिणाम शब्द का संधि विच्छेद होगा। दुष्परिणाम शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो दुष्परिणाम या दुष् प्लस परिणाम, टू प्लस परिणाम, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 25 का सी, दू प्लस परिणाम, दू प्लस परिणाम इसका सही आंसर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कारक की विभक्ति पहचानिए, मतलब कौन सी इसमें विभक्ति है। तो देखो हमारे जो है से शब्द आ रहा है, तो से शब्द दो जगह आता है, एक तो कर्ण में आता है, ठीक है, और एक अपादान में आता है, ठीक है। आप यहाँ से भी अंतर कर सकते हैं। तो कर्ण में जब आएगा, ये कर्ण में जब आएगा तो ये जुड़ाव में आएगा, से सात द्वारा, से सात द्वारा इसके चिन्ह होते हैं, ठीक है। तो कर्ण में जब ये आता है तो जुड़ने का बोध होता है, क्या होता है बच्चों, चीज जुड़ती है। और अपादान में आता है तो चीज क्या होती है, अलग होती है, क्या होती है, अलग होती है। तो यहाँ पर चीज देखो जुड़ रही है, अलग हो रही है, आप खुद सेंस करो, ठीक है, खुद सेंस करो, दिमाग लगाओ। तो यहाँ चीज जुड़ रही है, अलग हो रही है, तो यहाँ पर चीज क्या हो रही है, अलग हो रही है। तो अलग होगी तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, अपादान कारक हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन पेपर्स में थोड़े से इजी भी रखे हुए होते हैं, तो आपको वो, अगर आप प्रेशर में नहीं आए हैं और अगर आप बिल्कुल धैर्य से मन लगा कर रहे हैं तो आप इजीली उसका आंसर दे लेंगे, कठिन नहीं होते, ठीक है। बस आपने पढ़ा होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्य के एक खंड में त्रुटि है, उसे छांटिए, ठीक है, उसे आपको छांटना है। राम ने अपनी गलती के लिए, बी दे रखा है, ए दे रखा है राम ने अपनी, बी दे रखा है गलती के लिए, सी दे रखा है क्षमा, डी की भीख मांगी, ठीक है। तो सही इसमें आपको खोजना है कि कहाँ आपको गलती यहाँ पर दे रही लग रही है या की हुई है, सोचना है। तो देखो यहाँ तक तो ये सेंटेंस मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको फिर देखता हूँ। देखो ये सेंटेंस हमारा ये भी बन सकता है, राम ने अपनी गलती के लिए ठीक है क्षमा, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो ये की भीख मांगी ये नहीं होगा, क्षमा मांगी, क्षमा खुद ही एक वो है, ठीक है, दान देने वाली चीज है, क्षमा प्रार्थना है। तो यहाँ पे भीख नहीं होगा, भीख जो है भिक्षा आदि के लिए किस चीज के लिए मांगी जाती है, ठीक है। भीख शब्द यहाँ पर नहीं आएगा, तो इसके डी वाले पोर्शन में ही गलती है, आपका ठीक हो जाएगा। इस टाइप का प्रश्न भी वाक्य शुद्धि से संबंधित आपका रहेगा, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा उसको देखना है, व्याकरणिक वहाँ पे चीज पूछी जाती है, इन संबंधी गलती हो सकती है, वर्तनी संबंधी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण संबंधी शुद्धि हो, ठीक है। वो वहाँ पे गलतियों का वो रहेगा, वहाँ पे व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो फिर विकल्प के अकॉर्डिंग भी आप आंसर उठा के ले जाएंगे। अगला है, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता वे क्या कहलाते हैं, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन नहीं होता। इससे शायद पहले प्रश्न में मैंने आपको बताया था, अब इसका आंसर दो, विदेश शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द या देश शब्द, ठीक है। तो देखो विदेशी शब्द बेटा वो शब्द होते हैं जो दूसरी भाषाओं के, किसके हैं, दूसरी भाषा, ठीक है, दूसरी भाषा से हमने ग्रहण किए हैं। दूसरी भाषा के शब्द क्या कहलाएंगे, विदेशी शब्द कहलाएंगे। अब तेसर शब्द कहेंगे जिनका कोई व्याकरणिक नियमाधार नहीं है, एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल, नाम है बच्चों डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल, डॉक्टर पीताम्बर
तत् पड़तवार। इन्होंने खोज की और निष्कर्ष निकाला कि हमारी हिंदी भाषा में 1167 वर्ड हैं तो देशज शब्द हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर सोचना है आपको कि देखो दूसरी भाषा को मतलब क्या है, जैसे हम बात करें कि जब हम किसी घर पर जाएंगे तो वहाँ की संस्कृति को कुछ ना कुछ ग्रहण करेंगे ना। हम जैसे हम साउथ में घूमने जाएं, ठीक है, साउथ जाएं, या हम पूरब में जाएं, ठीक है, या वेस्ट में हम जाएं तो वहाँ पर क्या होगा, या नॉर्थ में कहीं हम भ्रमण करने के लिए जाएं, 10-15 दिन के लिए जाएं, तो वहाँ की कुछ संस्कृति और वहाँ की कुछ चीज़ें सीखेंगे नहीं सीखेंगे हम पूरब में इलाहाबाद चल जाएं या हम बनारस चल जाएं तो वहाँ की जो भाषा है, वहाँ की लैंग्वेज है, हम कुछ ना कुछ थोड़ा सीखेंगे। अब यहाँ पर जो है हमारे उसमें क्या है, दो लोग रहे हैं, मुस्लिम और अंग्रेज। तो मुस्लिम शासन के प्रभाव से अरबी फारसी भाषाओं के शब्द और अंग्रेजी भाषा के अंग्रेजों के आने से अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, डच आदि भाषाओं के शब्द, तो ये क्या कहलाएंगे, विदेशी शब्द कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारा जो मूल है, हमसे तो पूछा है कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द, मतलब संस्कृत से ऐसे शब्द जो हमने जियो के तो ग्रहण कर लिए हैं, जैसे थे वैसे ही, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों, तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द वो होते हैं जिनका हमने रूप परिवर्तन कर लिया है, जिनका हमने रूप परिवर्तन कर लिया है। जैसे मैं आपसे कहूं अग्नि, ठीक है, तो अग्नि यहाँ पर क्या है बच्चों, तत्सम शब्द है। क्या है बच्चों, तत्सम शब्द है। और मैं कह दूं यहाँ पर आग, ठीक है, तो आग क्या बन जाएगा हमारा, तद्भव शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तद्भव शब्द बन जाएगा। ठीक है, ये इसका तद्भव शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं देश शब्द, देखें एक दो, देखें जैसे हम लिखें ओणम, डंडा, ठीक है, ये शब्द हमारे क्या वो होंगे, चुड़ैल, ठीक है, बक बक, ठीक है, अचानक, खटपट, ठीक है, सिलवट, ये शब्द क्या होंगे, हमें देश शब्द होंगे। एक होता है लोटा, लोटा शब्द पूछा आता है, लोटा शब्द क्या होता है, देशज शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं, हम आगे देखते हैं। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त या श्रीधर पाठक। सही आंसर इसका आपको खोजना है कि इसका सही आंसर आपके लिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है, बाल मुकुंद गुप्त नहीं है, श्रीधर पाठक नहीं है। ये कौन है, मैथिली शरण, कौन है, मैथिली शरण गुप्त है। इनकी ये रचना है, ये ध्यान रखना, ये बहुत अच्छे राइटर्स हैं। तो मैं चर्चा साहित्य में वहाँ पर कर चुका हूँ और भी करूँगा। विद्या धन ना हम बिना, कहाँ जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पोन। ठीक है, विद्या धन उधम बिना, मतलब विद्या और धन जो है बिना उधम के नहीं मिल सकते। ठीक है, कहाँ जो पावे कौन, मतलब कहाँ से इसे आप पा सकते हो, मिले ज्यों पंखा की पून, और बिना डुलाए ना मिले। बिना डुलाए मतलब जैसे होता है ना, अब तो पंखे बिजली वाले आ गए, ठीक है, सोलर वाले भी आ गए, अब तो लोग आप कह लोगे सब सोलर वाले भी आ गए। पहले जो पंखे जो हाथ से हिलाने वाले होते थे, अगर आप हाथ नहीं हिलाओगे तो पंखा भी आपको हवा नहीं देगा, अगर ऐसे इस तरह कर रहोगे तो पंखा हिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो बिना हिलाए कुछ नहीं हो सकता, और उधम करने से ही जो है आपका परिश्रम सिद्ध होता है और आप वहां तक अपना कुछ कर सकते हैं। अगर शेर जंगल का राजा है, शेर जंगल का राजा है, अगर वो भी अपनी मान में चुपचाप ऐसे ही पड़ा रहेगा तो शिकार खुद ब खुद उसके मुंह में नहीं आएगा, उसके लिए भी उसे उद्यमन करना पड़ता है, उसे उद्यम करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप इस समय परीक्षा में पढ़ रहे हैं, ठीक है, परीक्षा की तैयारी के लिए जाग रहे हैं, ठीक है, आप अपना समय दे रहे हैं, आप जाग रहे हैं, अपनी आंखों को फोड़ रहे हैं, ठीक है, ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं, रील्स नहीं देख रहे हैं, तो फिर आपको उसका फल मिलेगा और 101% मिलेगा। ठीक है, आप बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मन से, पूरे मनोयोग से अपने साथ जुड़िए और अच्छे से इसको पढ़ते रहिए, सफलता आपको मिल जाएगी। अब इस पंक्ति में जो है ना, पंक्तियों में छंद का चयन करना है। ठीक है, दोहा है, चौपाई है, सोटा है या रोला है। ठीक है, छंद आपको बताना है, छंद इसमें क्या हो सकता है। तो देखो, अगर हम यहाँ मात्रा लगाएं तो देखो, एक, दो, एक, 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 दो, एक, एक, दो, तो देखो तीन, तीन, छ, तो 8, 9, 10 और दो 12।
छः, सात, 10, तो 12, 13 बैठनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा गलती में कुछ एरर है, 13 पंक्तियाँ इसमें होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, एक, एक, तो देखो, एक, तीन, तीन, दो, 5, 7 और 8, 8, 3, ठीक है। 13-11 का रेशियो बन कर आ रहा है, तो 13-11 किस में होता है? दोहे में होता है। क्या होता है? दोहे में होता है। 13-11, 13-11, ठीक है। तो पहले और दूसरे चरण में, पहले और दूसरे चरण में क्या होंगी? 13-11। दूसरे और चौथे चरण में भी क्या होंगी? 13-11, 13-11। तीसरे और चौथे चरण में क्या होंगी? 13-11। पहले दूसरे चरण में क्या होंगी? 13-11। और फिर क्या होंगी? तीसरे और चौथे चरण में फिर 13-11 होंगी। चौपाई में जो 4 चरण होंगे, इसमें क्या होंगी? 16-16 मात्राएं होंगी। कितनी मात्रा होती हैं? 16-16 के 4 चरण होंगे, ठीक है। सोरठा में क्या होती हैं? इसका दोहा का उल्टा हो जाता है, तो 11, 13, 11, 13 हो जाएंगे, ठीक है। रोला में क्या होते हैं? 24-24 के 4 चरण होंगे। 24-24 के 4 चरण होंगे। यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान रखना, मात्रा संबंधित प्रश्न आता है, छंद में मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगला है, माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, फूल फूले चुन लिए कली हमारी बार, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखना है, इसमें क्या है? संदेह अलंकार है, विभावना अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है या उपमा अलंकार। देखो, संदेह अलंकार तो यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन संदेह अलंकार के कुछ वाचक शब्द हैं, की, या, किम्बा, अथवा, ठीक है। और एक और है, की दो। अगर ये शब्द कहीं पाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा संध्या अलंकार होगा। यहाँ पर कहीं आ रहा तो दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा ना। विभावना अलंकार में क्या होता है? इसका वाचक शब्द होता है विनु। होता है, इसका वाचक शब्द क्या होता है? विनु होता है। विनु शब्द भी आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगला क्या है? अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार में क्या होता है? जहां पर प्रत्यक्ष के माध्यम से अप्रत्यक्ष पर कटाक्ष किया जाता है, मतलब इनडायरेक्ट में हम बात करना, वहां पे क्या होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो यही है, अन्योक्ति अलंकार इसमें बनेगा। उपमा अलंकार के वाचक शब्द और देख लेते हैं। इसके वाचक शब्द हैं से, सी, सा, सम, ठीक है। समाना, सरिशो, ये इसके वाचक शब्द हैं। अगर ये पंक्ति में आएंगे तो वहां पर क्या बच्चों बनेगा? आपका उपमा अलंकार बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही है? प्रसाद, भोग, प्रसाद, चार दीवारी, ठीक है। प्रसाद का भोग हो जाए, दूसरे प्रसाद का चार दीवारी नहीं होता है। प्रसाद का जो अर्थ होता है वो महल होता है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं होगा। मेघ, बादल, मेघ, यज्ञ, यही इसका सही आंसर है। मेघ का बादल, मेघ का यज्ञ, ठीक है। रंग का राय नहीं होता, रंग का वर्ण नहीं होता, बल शक्ति, बल पत्थर नहीं, ये नहीं होते। यही इसका सही आंसर होगा। ये इसका सही आंसर है। मेघ का बादल और मेघ का है यज्ञ भी होता है, ठीक है। इस टाइप से हमारे ये कितने प्रश्न थे? हाँ, 32 प्रश्न हमने आज यहाँ पे करे हैं। 32 प्रश्नों की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपने देखी है, उनको आपने उसमें नोट डाउन कर लेते रहना, जो चीज़ आपको दिख रही है। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट पेपर है हमारा। अब ये निरंतर आपके प्रैक्टिस सेट पेपर चलेंगे। कोई टॉपिक ऐसा जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, जब आपको वीडियो दिखाई दे, वहाँ पर जब आप वीडियो देखें, इस वीडियो वहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में आप डाल दें, तो उस टॉपिक को मैं निश्चित रूप से चर्चा करूँगा, फिर उसकी प्रश्नोत्तरी, ठीक है। ये टॉपिक आपका यहाँ पर ये मिक्सअप टेस्ट पेपर है। अब ये प्रैक्टिस सेट पेपर आपका चलता रहेगा। आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें एक धार दे दीजिए और अच्छे से मन लगा के आप पढ़िए। आपका जो है, आप जिस उद्देश्य के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उस उद्देश्य में आप सफल हो, ऐसी इस वर्ष से आपके लिए मेरी प्रार्थना है। आपका दिन शुभ हो।